अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है। मेरी दादी ने 1960 के दौरान कराची के एक पुराने इलाके सोल्जर बाज़ार में एक घर ख़रीदा। जब मेरे दादा दादी का पहला बच्चा हुआ था तब उन्होंने ये घर लिया था। उनका कहना था कि पहले दिन से ही उनको महसूस हो गया कि ये घर अजीब है, जैसे हमारे यहाँ रहने से पहले भी कोई यहाँ मौजूद हो, रह रहा हो। लेकिन दादी कहती थी कि उनको कभी किसी चीज़ से खौफ महसूस नहीं हुआ और ना ही कभी उनका दिल इस घर को छोड़ने का चाहता था। सालों तक ये घर हमारे ख़ानदान का मरकज़ बना रहा। इस घर में और भी बच्चे बड़े हुए और ये एक महफूज जगह समझी जाती थी। ख़ानदान के अक्सर लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और कभी कभी टेम्परेरी तौर पर यहाँ रहते भी थे। हर किसी ने यहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस किया और आमतौर पर लोग इसको भूत वगैरह से जोड़ देते थे। लेकिन सिर्फ एक वाक़या ऐसा था जो वाकई ही खौफनाक, बहुत डरावना था। मेरे दादा 1999 में वफ़ात पा गए थे। उनकी मौत के चंद महीने बाद एक दिन मेरी दादी रात को किचन में बर्तन धो रही थी। अचानक उनको महसूस हुआ कि कोई उनको कह रहा है कि घर से निकल जाओ। उनको ये भी महसूस होने लगा कि जैसे दादा उनको किसी खतरे से चुकन्ना करना चाह रहे हों। इससे पहले कि वो इस एहसास को समझ पाती, एक ज़बरदस्त ताकत ने उनको पीछे से जकड़ लिया और नीचे बेसमेंट की तरफ धकेलने लगा। उस वक्त घर में कोई और नहीं था, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ताकतवर चीज़ उनको खींच रही है। उन्होंने पूरी ताकत से उस अनदेखी अनजानी ताकत के खिलाफ जंग की और बहुत मुश्किल से किचन में जो मेज़ थी वो पकड़ ली, मगर वो अनजान कुव्वत उनको ज़ोर से खींच रही थी, जैसे उनको नीचे बेसमेंट में ले जाना चाहती हो। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। घर एकदम शांत हो गया। दादी कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे डरावना वाक़या था। एक दिन जब मैं उनसे इसी किचन के मेज़ पर बैठा ये कहानी सुन रहा था तो उन्होंने मुझे एक छोटी लड़की के भूत के बारे में बताया जो उनके घर के बेसमेंट में रहती थी। दादी कहती हैं कि ये लड़की हमेशा शरारतें करती थी। कभी उनकी चादर खींच लेती जब वो सोती थी, कभी कोई चीज़ छुपा देती थी, कभी कभी इसकी हंसी भी सुनाई देती थी। लेकिन ये लड़की सिर्फ शरारत करती थी, जैसे कोई सिर्फ खेलना चाहता हो या मजाक कर रहा हो। एक दिन मेरी अम्मी जो तब वहीं रहती थी बेसमेंट में कपड़े धो रही थी। अचानक उनको एक हल्की सी धुंध सी शक्ल नज़र आई जो एक छोटी सी लड़की जैसी थी। अम्मी ने घबरा के सलाम कहा, मगर वो शक्ल एकदम गायब हो गई। मैंने खुद इस घर में कभी कोई अजीब चीज़ महसूस नहीं की थी, लेकिन जब इतनी कहानियाँ सुनी तो अकेले किसी भी कमरे में रहते हुए अजीब सा खौफ महसूस होता था। कुछ साल बाद मैं अपनी अम्मी और दो दोस्तों के साथ उसी किचन की मेज़ पर बैठा था। मेरे दोस्त, जिनको मैं अली और अरसलान बुलाऊंगा इस कहानी में, हमारे साथ ही थे। हमारे पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि दादी के पुरस्कार घर में बैठ के वक्त गुजारा जाए। अम्मी और मैं उनको घर में होने वाले अजीब वाक़यात सुनाने लगे। पहले तो वो मज़े ले रहे थे, लेकिन जब हमने उनको उस भूत का वाक़या सुनाया जो दादी को खींच रहा था, तभी एक अजीब चीज़ हुई। किचन की छत से लटकता हुआ झूमर अचानक ज़ोर से फट गया और गर्म कांचों का शीशा हर तरफ बिखर गया। हम सब एक पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर बिना सोचे समझे हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हमने शीशा भी साफ़ नहीं किया और बस वहाँ से भाग गए। आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन कोई बिजली का मसला नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप नहीं की थी, लेकिन वो एक झूमर का शीशा ऐसे फटा जैसे किसी ने जानबूझकर उसको तोड़ा हो।
अरसलान और अली दोबारा कभी उस घर में नहीं आए और मैं हर हफ्ते दादी को फ़ोन करके पूछता हूँ कि घर कैसा है। कभी कभी सोचता हूँ कि वो सिर्फ उस छोटी लड़की का साया था या फिर कोई और भी था जो ज़्यादा खौफनाक था। क्या उस घर में कोई छोटी लड़की से ज़्यादा भी खौफनाक है? ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और ये कहानी बिल्कुल सच है। जब ये सब कुछ हुआ तब मेरी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल थी। मैं लाहौर के एक बुटीक में काम करती थी, एक ऐसी जगह जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैं वहाँ कई साल से काम कर रही थी और जब तक कि मुझे वो अपनी पढ़ाई के लिए छोड़ना ना पड़ा। ये बुटीक एक पुराने बाज़ार में था जहाँ रोज़ लोग आते जाते रहते थे, मगर अंदर का माहौल कभी कभी इतना अजीब लगता था कि मैं खुद भी समझ नहीं पाती थी कि मुझे डर क्यों महसूस होता है। मुझे पहले भी अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ा है, मगर जो कुछ बुटीक में हुआ वो पहली दफ़ा था जब मुझे महसूस हुआ कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। जब भी मैं बुटीक में अकेली होती थी, एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई मुझे गुस्से भरी नज़र से देख रहा हो। मुझे वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो लेकिन नज़र ना आए। कभी कभी मुझे बिला वजह बेचैनी होती थी, ऐसे लगता था जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे करीब, मगर जब भी मैं आसपास देखती वहाँ सिर्फ खामोशी होती थी। किसी का एहसास तो होता था कि कोई है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद ये सब सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग है, इसलिए मैं इस बात को इग्नोर करती रही। लेकिन धीरे धीरे बुटीक में अजीब चीज़ें होने लगी। कभी दरवाज़ा बिना किसी वजह के ज़ोर से बंद हो जाता, कभी फीडिंग रूम का पर्दा हिलने लगता बिना किसी हवा के, कभी मुझे बच्चों की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती जैसे कोई हंस रहा हो, मगर जब देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। कभी कोई चीज़ जो एक जगह रखी होती थी वो अपनी जगह से हट जाती थी बिना किसी वजह के। मैं रोज़ अपने आप को ये कहकर तसल्ली देती थी कि शायद मेरी सोच ज़्यादा वहमी हो गई है, मगर अंदर ही अंदर मुझे महसूस होता जा रहा था कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब बुटीक का माहौल सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि डरावना भी लगने लग गया था। उस दिन मैं अपने सबसे अच्छी दोस्त माहा के साथ काम कर रही थी। माहा मेरी स्कूल की दोस्त भी थी और अब हम दोनों बुटीक में साथ काम करते थे। वो वेडनेसडे का दिन था और उस दिन बुटीक में ज़्यादा रश नहीं होता था। हम दोनों ने सोचा कि आज आराम से काम भी करेंगे और थोड़ी गपशप भी कर लेंगे। लेकिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं और माँ कैशियर काउंटर के पास खड़ी बातें कर रही थी। ये दुकान पुरानी तरीक़ात पर बनी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े सफ़ेद सतून थे जो दुकान के अंदर एक पुराने माहौल का एहसास दिलाते थे। उन्हीं सतून के साथ शीशे के बड़े जार्स रखे थे जिन पे भारी शीशे के ढक्कन थे। ये जार सिर्फ शोपीस नहीं थे बल्कि बुटीक की एक पहचान बन चुके थे। हमेशा एक जगह मौजूद, हमेशा बेहरकत। हर जार तकरीबन 1 या 2 फुट का था। अंदर रखी चीज़ें साफ दिखाई देती थीं और उनके भारी ढक्कन कभी हिलते भी नहीं थे। उस दिन भी सब कुछ आम लग रहा था, कम से कम हमें ऐसा ही लग रहा था। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम सिर्फ हमें ऐसा एहसास हो रहा था। लेकिन मैं एक सतून के सहारे खड़ी हुई थी, अपने हाथ से उसकी ठंडी सतह को हल्के से महसूस करती हुई, जब अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने किसी मजबूत चीज़ पर ज़ोर से नुकीला पत्थर फेंक दिया हो। एक पल के लिए सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में जम गया और अगले ही सेकंड में जार का एक भारी शीशे का ढक्कन हवा में उछला। वो सिर्फ गिरा नहीं बल्कि जैसे किसी ने उसी पूरी ताकत से उछाला हो। वो सीधा उस सतून से जाकर टकराया जहाँ मैं खड़ी हुई थी। एक ज़ोर का धमाका हुआ और शीशे हर जगह बिखर गए, जैसे एक अजीब तूफान मेरे चारों तरफ आ गया हो।
शीशे के नए नाजुक टुकड़े हवा में लटकते धूल की तरह हर जगह घूम रहे थे। मेरे बालों में अटक गए, कपड़ों पर चिपक गए थे, हाथ और पैर पर भी बिखर गए थे। एकदम से सब कुछ रुक गया था वहाँ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। और फिर माँ की चीख ने इस खामोशी को चीर दिया। उसकी चीख सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि मुझे अपना धड़कना अपने कानों में सुनाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि पहले अपने कपड़ों से शीशे साफ़ करूं या बस वहां से भाग जाऊं। शीशे के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे, इसलिए हर कदम रखना एक नए ज़ख्म का सबब बन सकता था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे हम दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दुकान से बाहर भाग गईं। पैरों के नीचे शीशे की चूर चूर होने की आवाज़ सुनाई दी, मगर उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। जैसे ही हम बाहर पहुँचे, रात के अंधेरे और सड़क की रोशनियों के दरमियान हमने एक दूसरे को देखा। हमें एहसास हुआ कि हम दोनों कांप रही थीं। माँ के हाथ बारिश में भीगे पत्तों की तरह लरस रहे थे और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, न जाने डर की वजह से या हैरानी की वजह से। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये थी कि जैसे ही हम बुटीक के बाहर निकले, हमें दुकान के अंदर से एक गहरी भारी भरे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जो सिर्फ एक जगह पर नहीं रुकी, बल्कि पूरी दुकान में गूंज गई। जैसे कोई अंदर गरज रहा हो, जैसे कोई हमें वार्निंग दे रहा हो, जैसे कोई दिख तो नहीं रहा मगर कह रहा हो कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है। बुटीक एक मसरूफ़ सड़क पर थी, इसलिए मुझे यकीन है कि जो लोग वहाँ से गुज़रे हुए होंगे उन्होंने हमें भागते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद लोगों को आदत थी, शायद ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, या फिर शायद लोग भी जानते थे कि इस जगह कुछ है जो सबको चुप रहने पर मजबूर कर देता है। उस रात हमें अपने होश संभालने में घंटों लग गए। बुटीक वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन वहाँ जो कुछ टूट फूट हुई थी उसे साफ भी तो करना था ना। अगले दिन सुबह जब दुकान खुली, मैंने सबसे पहली चीज़ जो की वो ये थी कि मैं वहाँ दुआ पढ़ने लगी। मैंने बुटीक के हर कोने में कुरानी आयात पढ़ी ताकि किसी भी बुरी चीज़ का असर ख़त्म हो जाए। इन वाक़यात के कुछ अरसे बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बुटीक को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं नहीं जानती कि वो आवाज़ किसकी थी, वो ढक्कन हवा में कैसे उछला था, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी और चीज़ का हिस्सा। बस इतना जानती हूँ कि मुझे दुआओं ने महफूज रखा और मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। ये कहानी पाकिस्तान के एक ख़ानदान की है जो रूहानी अक़ीदों पर यकीन रखता है। मेरी फैमिली हमेशा से रूहानी तौर पर मजबूत रही है, मगर हम किसी मजहबी रिवायात को नहीं मानते। हमारी रिवायात के मुताबिक अगर किसी को अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का सपना आए तो उसे वो फ़ौरन बता देना चाहिए, क्योंकि सपने रूहानी दुनिया का एक ज़रिया होते हैं। जो कुछ भी नींद में महसूस हो वो किसी अपने के लिए एक इशारा या खबर हो सकती है। एक दफ़ा मेरी वालिदा ने देखा कि उनकी बहन उनकी आंखों के सामने कमज़ोर होती जा रही है, ज़मीन पर गिर के दम तोड़ रही है। अगले दिन मेरी वालिदा ने फ़ौरन अपनी बहन को ये सपना बताया। मेरी खाला ने फ़ौरन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और एक दोस्त को घर का जायज़ा लेने के लिए बुला लिया। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मगर जब किचन देखा गया तो पता चला कि चूल्हे के पाइप में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी और उसमें से हल्की सी गैस लीक हो रही थी। अगर मेरी वालिदा उन्हें ये बात ना बताती तो गैस की लीक बढ़ जाता और मेरी खाला गर्मी या सांस रुकने से अपने ही घर में मर सकती थी, या कोई कुछ तो प्रॉब्लम हो ही सकती थी उनको। जब मैं छोटा था मुझे
बार बार एक अजीब सपना आता था। एक लंबा स्याह आदमी जिसकी आंखें लाल होती थी रात को मेरे कमरे में आता और मेरे छोटे भाई के ऊपर झुक जाता था। मैं हर दफ़ा डर कर चीखता हुआ माँ बाप के कमरे में चला जाता था और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता था। आखिरकार मेरे माँ बाप ने मेरे भाई का बिस्तर अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ते बाद एक बहुत तेज़ तूफ़ानी रात को बिजली चली गई और मेरे कमरे की छत पर लगी रोशनी का बल्ब ज़ोर से फट गया। बल्ब के टुकड़े और आग बरसती हुई बिल्कुल उस जगह पर गिर गई जहाँ पहले मेरा भाई सोता था। अचानक हुए इस हादसे से मेरी आँख खुल गई। मेरी जान बच गई, मगर अगर मेरे भाई का बिस्तर वहीं होता तो मेरा छोटा भाई किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकता था। इसके बाद मेरे दादा ने मुझे एक वाक़या बताया जो उनके बचपन में हुआ था। वो एक छोटे से कमरे नुमा वाली जगह पर रहते थे। उन्हें भी बार बार एक अजीब सपना आता था कि एक स्याह साया उनके छोटे भाई के बिस्तर के पास खड़ा रहता है, मगर दादा ने ये बात किसी से नहीं की क्योंकि वो बहुत छोटे थे और समझ नहीं सके थे। फिर एक दिन उनका छोटा भाई रात को नींद में दम घुटने की वजह से मर गया। आखिरकार ये सब किस्मत थी या अजीब तसद्दुफ़? अगर आप तसद्दुफ़ पर यकीन नहीं रखते तो अपने सपनों को गौर से देखिए, और अगर रखते हैं तो सोचिए कि ये सिर्फ 3 वाक़यात सिर्फ हमारी फैमिली के साथ ही क्यों हुए। आखिर आपके घर में ऐसे कितने वाक़यात हो चुके होंगे। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।